क्या IIM इंदौर का पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? अगर नहीं तो कितना डिफिकल्ट है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम मिलता है, क्या हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंटली कौन से क्वेश्चंस आते हैं किस चैप्टर में से ज़्यादा, यानी कि कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। आई नो ऐसे क्वेश्चंस आपके दिमाग में अभी भी होते होंगे, राइट। एंड अगर आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस हैं तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी चाहिए, बिकॉज आज हम पूरी बात करने वाले हैं अबाउट IIM इंदौर का पेपर पैटर्न। मैंने पुराने पेपर उठा के देखे एंड अभी तक जो भी मुझे ज़्यादा क्वेश्चन दिखे जिस भी चैप्टर से, क्या पेपर पैटर्न रहता है, किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना चाहिए, कितनी आपकी कट ऑफ आपको मान के चलनी चाहिए अपनी, वो हम सारी बातें आज इस वीडियो में कर लेंगे। सो हाई एवरीवन, माय नेम इज भव्य तनेजा एंड आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द पेपर पैटर्न ऑफ IIM इंदौर। बिफोर गोइंग फर्दर आपको एक चीज़ बतानी है, आपकी जो एप्लीकेशन की डेट्स हैं ऑफ IIM इंदौर एंड IIM रोहतक दोनों ही पोस्टपोन हो गई हैं। 5th मई से 31 में हो गई है इंदौर की, रोहतक की हो गई है 4th मई से 11th में। अब देखो यार, पैंडेमिक चल रहा है, बहुत लोगों को दिक्कत आ रही है अंदर लॉकडाउन कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो डेट्स हैं आपकी वो पोस्टपोन होनी ही थी एप्लीकेशन की। एंड एप्लीकेशन डेट्स पोस्टपोन हो भी जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यार जैसे छोटे बच्चे अपनी कॉपी सबमिट नहीं करते टाइम पे टीचर को, वैसे ही उन्हें पता है कि आप लोग अपनी एप्लीकेशन टाइम पे सबमिट नहीं करोगे, तो उन्होंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये और एक्सटेंड होंगी, ये फाइनल डेट्स हैं, इसके बाद कोई एप्लीकेशन नहीं आएगी। और सो अगर आपने फॉर्म नहीं भरा था अभी तक तो आपके लिए वापस से आपको एक मौका मिल रहा है, इस फॉर्म को भर देना अगर आपको देना है IIM इंदौर एंड IIM रोहतक का पेपर। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा आ रहा है आजकल ऑब्वियसली क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, कि जैसे कि एप्लीकेशन डेट्स पोस्टपोन हुई हैं वैसे ही हमारा एग्जाम भी पोस्टपोन होगा। देखो यार, कुछ कह नहीं सकते हैं, पिछली बार IIM इंदौर का पेपर 2 बार पोस्टपोन हुआ था एंड कहीं जाके वो अगस्त सितंबर में हुआ था, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा इस साल भी ऐसा ही होगा, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ आपको कि अभी हालात बाहर अच्छे नहीं है तो अपने अपने घर में रहो एंड जो भी आपकी जो चेंजेस इन डेट्स हैं वो आपको बता दी जाएंगी अगर कुछ होती हैं तो। अभी जो भी आपकी डेट्स आपको पता है उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है, ताकि अगर पोस्टपोन होता भी है या नहीं भी होता है देन आपको शॉक ना लगे एंड एटलीस्ट अगर पोस्टपोन होता है तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ों की जो कि आपको पता होनी ही चाहिए, जैसे कि आपकी सीट्स कितनी है, 150 सीट्स हैं इन IIM इंदौर। आपका जो प्रोसीजर है सिलेक्शन का उसमें क्या होने वाला है, एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसकी वेटेज है 65%, पर्सनल इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज है 35%। आपका वैट इस साल नहीं होने वाला, वेबसाइट पे चेक कर लेना, वैट नहीं होगा एज ऑफ 2021 में। आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट ईयर हो जाए, पहले होता था मैंने मान लिया, इस साल नहीं होने वाला। सो एप्टीट्यूड टेस्ट 65%, पर्सनल इंटरव्यू 35% एंड एलिजिबिलिटी है आपकी 20 ईयर्स ऑफ एज मैक्सिमम एंड 60% या 55% मिनिमम परसेंटेज इन क्लास 10th एंड 12th डिपेंडिंग ऑन कौन सी कैटेगरी से आप हैं। अगर जनरल हैं तो आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए इन योर क्लास 10th एंड 12th एंड अगर आप SC ST OBC से हैं तो 55%, राइट। तो मेरे पास कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि भैया हम लोग 75% स्कोर कर रहे हैं, 70 स्कोर कर रहे हैं अपने क्लास 10th में 12th में, तो क्या वो इफेक्ट करेगा हमारा एडमिशन इन IIM इंदौर। तो देखो यार, आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो आपके क्लास 10th एंड 12th के मार्क्स को कंसिडरेशन में वैसे नहीं ले रही है, एलिजिबिलिटी के लिए मान लिया, लेकिन आपका मेरिट उस पर नहीं बनेगा। तो आप अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं इन योर एप्टीट्यूड टेस्ट एंड योर पर्सनल इंटरव्यू देन ऑब्वियसली यू हैव चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन IIM इंदौर, राइट। अब आपका पेपर कैसा आएगा, पेपर में आपके 3 सेक्शन होंगे, क्वांट शॉर्ट आंसर एंड वर्बल। 40 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, राइट। एंड आपको हर सेक्शन के लिए मिलेंगे 40 मिनट्स एंड इसके अंदर सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, यानी कि पहले में भी आपको वर्बल का सेक्शन आए, आपको 40 मिनट ये पूरा वर्बल का ही अटेंड करना पड़ेगा पहले, उसके बाद वो 40 मिनट खत्म हो जाएंगे, देन आपका नेक्स्ट शुरू होगा मे बी QA, देन QA के आपको 40 मिनट क्वेश्चन करने हैं एंड उसके बाद आपको QA ऐसे करना है 40 मिनट का, इस तरीके से आपको पेपर रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं कौन से चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि पिछले सालों में किन चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। मैंने पुराने पेपर्स उठा के देखे एंड मैंने एक टेबल तैयार करी है जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो मैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा ध्यान देना है फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ IP मैट इंदौर। तो यार पहले बात कर लेते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड MCQ की। इसकी कट ऑफ पिछले साल थी केवल 26 मार्क्स, ठीक है, एंड पूरा एनालिसिस आपके सामने यहाँ पे है। क्या चीज़ डिफिकल्टी मेरे हिसाब से, जो मैंने पेपर देखा था मेरे हिसाब से मॉडरेट थी। अगर किसी ने प्रिपेयर नहीं किया तो उसको हार्ड भी लग सकती है, लेकिन मॉडरेट, इजी तो नहीं कहूँगा मैं बहुत, क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे इसके अंदर, लेकिन मॉडरेट एक सही चीज़ रहेगी अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए हैं इसके लिए, राइट। अब इसके अंदर टोटल क्वेश्चन आते हैं आपके पास 40, राइट। 40 में से डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन थे, प्रोबेबिलिटी एंड PNC के 2 क्वेश्चन थे, एवरेजेस के भी 2 क्वेश्चन थे, नंबर सिस्टम का 1 क्वेश्चन, ज्योमेट्री का भी 1, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के 1 से 2 क्वेश्चन,
लॉग्स का एक क्वेश्चन, फंक्शन के एक क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन, परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री, सेट थ्योरी, टाइम एंड वर्क। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जो कि सारे मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे, जो भी आपके चैप्टर्स आए थे पिछले कुछ सालों में एंड कितने कितने उनके क्वेश्चंस मेजरली आए थे। इससे फायदा क्या होगा आपको कि आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो आपको सिलेबस का बहुत डाउट रहता है, सिलेबस मैंने आपको प्रॉपर्ली बता रखा है कुछ वीडियोस के अंदर पहले, लेकिन फिर भी अगर आपको केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चाहिए देन ये वाले चैप्टर्स तो आपको करने ही चाहिए, क्योंकि ये पिछले साल आ चुके हैं ऑलरेडी, राइट। तो क्वांट एप्टीट्यूड जो आप तैयारी कर रहे हो अपने एमसीक्यू के लिए, उसके लिए आपको इन चैप्टर्स का ध्यान देना है। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ थी केवल 26 मार्क्स, राइट। 26 मार्क्स मतलब आपको हर क्वेश्चन के लिए 4 नंबर मिलते हैं अगर आप उसको करेक्ट करते हैं, राइट। तो 7 4 28, अगर आपने 7 क्वेश्चन भी सही कर दिए, इन सब क्वेश्चन में से आपने केवल 7 क्वेश्चन, मैं कहता हूं डेटा इंप्रेशन के ही 5 क्वेश्चन है आपके पास, अगर आपने 5 और 2 भी ये सही कर दिए तो आपका कट ऑफ क्लियर है इस केस में, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि यार कट ऑफ हमें सिर्फ क्लियर करनी होती है या फिर अच्छे मार्क्स लाने होते हैं। देखो यार, ऑब्वियसली अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपके जो चांसेस है वो बढ़ेंगे, लेकिन मैं कट ऑफ का इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कट ऑफ अगर आपने क्लियर नहीं करी तो आपको इंटरव्यू कॉल आएगा ही नहीं, आपको कोई चांस ही नहीं आगे जाने का। अगर आपको इस लेवल को क्लियर करना है तो आपको कट ऑफ तो क्लियर करनी ही पड़ेगी, यानी कि 7 क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने ही पड़ेंगे, इन सब में से कोई भी 7 क्वेश्चन, राइट। तो इजीली अगर आप इनमें से कुछ चैप्टर प्रिपेयर कर लेते हो, मुझे लगता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो तो बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी इस सेक्शन की। एंड IIM इंदौर के अंदर आपकी सेक्शनल कट ऑफ होती है, तो आपको हर सेक्शन में कट ऑफ क्लियर करनी ही पड़ेगी, यानी कि क्वांट MCQ के अंदर आपको 7 क्वेश्चन कैसे भी करके इनमें से कोई भी 7 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। ज्यादा करोगे, जितने ज्यादा कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन 7 तो कर ही लेना है इनमें से। ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, आई होप आपकी हेल्प हुई होगी इससे। इनका स्क्रीनशॉट ले लो एंड इनके थ्रू आप अपनी पढ़ाई उस बेस पे कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर की। अब अगर हम बात करें क्वांट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की, तो क्वांट शॉर्ट आंसर में आपके पास 20 क्वेश्चन आते हैं। 20 में से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो आपकी रहती है 20 मार्क की, पिछली बार भी 20 मार्क थी। एंड 20 मार्क मतलब अगर आपने मिनिमम 5 क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिए, इन जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें से अगर आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए देन आपकी कट ऑफ क्लियर थी पिछले साल। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इस बार भी कट ऑफ 20 नंबर की होगी, तो आपको अज्यूम करना है कि एक अच्छा स्कोर अगर आपको अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है इस सेक्शन के अंदर, वो शुड बी अराउंड 6 to 7 या 8 अटेम्प्ट्स आउट ऑफ दीज 20 क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर्स की। जो मैंने चेक करा है आपके क्वांट ऐसे के अंदर जो पुराने चैप्टर्स हैं, जो पुराने पेपर्स हैं, उनके अंदर मेन क्वेश्चन जो आ रखे हैं वो आ रखे हैं ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, एवरेजेस, लॉग्स, सेट्स एंड फंक्शंस, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज। यहां पे एक बात नोटिस करो, जिनके पास क्लास 11th एंड 12th में मैथ्स थी उनको हल्का सा एज ओवर रहता है, ठीक है। तो आप लोग मुझसे पूछते हो कि भैया हमें मैथ्स लेनी चाहिए अगर हमें IPM देना है, कंपल्शन नहीं है। अगर आप ये चीजें पढ़ सकते हो अपने आप बाद में, जब आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने एंट्रेंस के लिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी। यानी कि आप चाहते हो कि मैं मैथ्स पूरी नहीं पढ़ना चाहता, ये जो 2-3 चैप्टर हैं जैसे कि सेट्स हो गया, लॉग्स हो गया, या फिर आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स हो गया, जो आपको 11th 12th में पढ़ाया जाता है बच्चों को, अगर आपको लगता है वो आप अपने आप कवर कर लोगे 2-3 चैप्टर, तो मुझे पूरी मैथ्स करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिनके पास मैथ्स थी क्लास 11th 12th में, उनको ये वाले कुछ चैप्टर्स जो हैं, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट्स, सेट्स, लॉग्स, मेनली ये 3 चैप्टर्स, वो करने में आसानी रहती है इन वाले क्वेश्चंस को, राइट। लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनके पास क्लास 11th 12th में मैथ्स थी लेकिन फिर भी उनसे ये वाले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो उस केस में तो देखो वो भी आपके बराबर ही हो गए। अब आपको करना क्या है इस केस में, देखो यार, पहले तो आप देखो ये जो चैप्टर्स हैं, ये मैंने आपको पहले, इससे पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाले जो पार्ट था उसमें मैंने आपको बताया ही है कि क्वांट MCQ के अंदर भी सेम चैप्टर्स थे, यानी कि आपकी क्वांट MCQ और क्वांट SA की जो तैयारी है वो साथ साथ हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि मुझे मैट्रिसेस छोड़ना है, अभी मुझे लॉग्स छोड़ना है, मुझे सेट्स छोड़ना है, अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इनको बीच में छोड़ सकते हो, आपको अपनी कट ऑफ पहले क्लियर करनी है, ठीक है। तो अगर टाइम कम है, मैं उसकी बात कर रहा हूं केवल, अगर टाइम कम है तो आप इन चैप्टर्स को अभी के लिए छोड़ दो। ये चीज तो आप प्रिपेयर कर ही रहे हो अपने क्वांट MCQ के लिए भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, टाइम स्पीड डिस्टेंस, एवरेजेस, तो एटलीस्ट ट्राई करो परसेंटेज, ये वाले क्वेश्चन तो आप क्वांट SA के अंदर अटेम्प्ट करके आओ। यानी कि इन चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पास, इन MCQ एंड इन SA दोनों आप अटेम्प्ट करके आओ, तभी आपकी जो ये वाली कट ऑफ है वो क्लियर हो जाएगी। यानी कि आपको मान के चलना है इन 20 में से कम 8-9 क्वेश्चन तो आपको करके आने हैं सही, तभी जाके आपकी क्वांट एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर की जो कट ऑफ है वो क्लियर हो पाएगी, ठीक है। एंड इसके अंदर थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, हालांकि जो मैंने डिफिकल्टीज की लिखी है वो है इजी टू मॉडरेट। कई क्वेश्चन इसमें बहुत इजी थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे कि आप देखोगे आपको समझ में आ जाएंगे। सो उनके अंदर तो आपका 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे, बचे हुए 4 क्वेश्चन अगर आपने अटेम्प्ट कर लिए, यानी कि 8 क्वेश्चन कर लिए, 9 क्वेश्चन कर लिए, देन आपकी इजीली क्वांट ऐसे भी क्लियर हो जाएगा।
आई होप आपकी हेल्प हुई होगी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। एंड अब हम चलते हैं टुवर्ड्स वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में क्या आता है, कितना इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है उसके लिए। सो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें वर्बल एबिलिटी की, तो वर्बल एबिलिटी जो है उसमें आपके 40 क्वेश्चन आते हैं। अगेन जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहती है, वो रहती है अराउंड 68 मार्क्स। मतलब इन तीनों सेक्शन में सबसे हाई जो कट ऑफ है वो आपकी वर्बल एबिलिटी की है। 68 मार्क्स का मतलब हो गया मिनिमम 17, लेकिन 17 से थोड़ा ऊपर एम करो, यानी कि अराउंड 20-21 क्वेश्चन आप एम करो कि इतने आपको सही करके आने हैं आउट ऑफ दीज 40 क्वेश्चन। अब किस टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, सबसे पहले तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आता है। 5 से 6 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। एक बड़ा कॉम्प्रिहेंशन होगा अराउंड 300 वर्ड का, उसको आपको पढ़ना होगा एंड 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो यार, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी अच्छी आपको आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अगर आपको लगता है मुझे कॉन्फिडेंस है, देन आप इसको पहले अटेम्प्ट कर सकते हो अपने पूरे फ्रेश माइंड से। मैं क्या करता था, मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करता था पहले। मेरे को लगता था कि मेरे को जो बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो थोड़े मुझे ज़्यादा ईजी लगते थे एंड मेरी प्रिपरेशन उनमें ज़्यादा अच्छी थी, तो मुझे ये था कि मैं इसको बाद में कर लूँगा एंड पहले मैं वो वाले अटेम्प्ट कर लेता हूँ जिससे मुझे कम टाइम लगेगा एंड बाद में आके मैं इस पर करता था। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा ये सही अप्रोच है। कई लोगों को ऐसा होता है कि वो जब फ्रेश माइंड से पढ़ते हैं किसी चीज़ को तो उन्हें ज़्यादा बेटर समझ में आती है। तो अगर आपको वैसा लगता है तो आप इसको पहले भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 40 मिनट आपको मिलेंगे, 40 मिनट के अंदर आपको ये 40 क्वेश्चन करने हैं। वो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से ऑर्डर में करते हो, आपकी मर्जी, आप कोई भी क्वेश्चन पहले कर सकते हो। एट द एंड ऑफ 40 मिनट्स ये सेक्शन क्लोज हो जाएगा एंड आपने जितने भी आंसर किए होंगे उस बेस पे आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब अगर आपको 17 से 20 क्वेश्चन का एम करना है, देन इसके अंदर और क्वेश्चन कौन से आते हैं जो आप कर सकते हो, वो होते हैं फिल इन द ब्लैंक्स वाले। यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स कम से कम 6 से ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं आपके पास। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपको क्या होता है, एक लाइन दी हुई है एंड एक वर्ड मिसिंग है, आपको बस ऑप्शन से चूज करके एक वर्ड डालना होता है उसके अंदर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े हैं एंड आप इंग्लिश थोड़ी बहुत यूज़ करते हैं, देन ये वाले क्वेश्चंस के लिए अलग से आपको प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। मैं जब ये वाले क्वेश्चन करता था तो मैं ज़्यादा सोचता नहीं था, मुझे जो भी समझ में आता था राइट जो मुझे लगता था सुनने में, मैं उसको मार्क कर देता था एंड वो 90% ऑफ द टाइम जो आंसर होता था वो सही होता था मेरा। सो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपके साथ भी यही सिचुएशन होगी। अगर नहीं है देन यू विल हैव टू वर्क ऑन योर वर्बल एबिलिटी। लेकिन एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए मेरे हिसाब से वर्बल एबिलिटी एक बहुत बड़ा चैलेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं तो आता है इसके अंदर पैराग्राफ जंबल, जिसके आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। पैराग्राफ जंबल के अंदर आपको 3-4 लाइनें या थोड़े पैराग्राफ दे रखे होते हैं जिनको आपको पढ़ के उनको रीअरेंज करना होता है इन द करेक्ट ऑर्डर, ताकि एक सेंस बनाए। तो उनको भी आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाता है। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कर सकते हो कुछ क्वेश्चंस की, ताकि आपको थोड़ा सा हैंग हो जाए इन क्वेश्चंस का एंड आप वहाँ जाके एकदम से ब्लैंक ना हो। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। उसके अलावा आपका आता है पैराग्राफ कंप्लीशन। पैराग्राफ कंप्लीशन भी सेम चीज़ है, आपकी फिल इन द ब्लैंक जैसी ही। आपको पैराग्राफ मिलेगा जो एक किसी चीज़ के बारे में होगा, उसके अंदर कुछ डैश होंगे बीच बीच में एंड आपको 3-4 क्वेश्चन उसके बेस पे मिलेंगे एंड आपको उन फिल इन द ब्लैंक्स में सही वर्ड डालना होगा। इसमें भी अगेन वही चीज़ हो जाती है, आपको जो सही लग रहा है आप उसमें टिक कर सकते हो। ग्रामर के रूल्स यार कोई भी मेरे ख्याल से लर्न नहीं करता है, ठीक है। तो आपको जो सही लगता है सुनने में सब लोग वही करके आते हैं एंड मोस्ट ऑफ द टाइम सही हो जाता है आंसर। उसके बाद जो आप चीज़ पढ़ सकते हो, मैंने बार बार बोला है, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को बिल्कुल मत भूलना। 3 से 4 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात होती है अगर वो 40 क्वेश्चन में से आ रहे हैं। 4 क्वेश्चन आउट ऑफ 40 क्वेश्चन मतलब हो जाता है 10%, ठीक है। तो इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स आप जरूर पढ़ के जाना जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है। एंड देन वर्बल एनालॉजी वाले क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। इसमें आपकी वोकैबुलरी चेक होती है। वोकैबुलरी मतलब जैसे आपको पूछा जाता है कि टीचर्स टू स्टूडेंट, देन डॉक्टर्स टू पेशेंट, या क्या चीज़ होगा, इसको कहते हैं वर्बल एनालॉजी। वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको वर्ड्स का मीनिंग आता हो, यानी कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग हो। अगर आपके पास कम टाइम है देन मैं कुछ ऐसा आपको चीज़ नहीं बता सकता हूँ कि एकदम से आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाए। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी से, यानी कि अगर आपके पेपर में अभी 1 साल है, 2 साल है एंड आप अभी क्लास 11th में हैं, 12th के स्टार्टिंग में है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़े से बुक्स पढ़ें या फिर कोई एक ऐसा ऐप डाउनलोड करें जो कि आपको रोज एक नया वर्ड एटलीस्ट बताए, ताकि उससे क्या होगा, आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी एंड आपको अलग अलग वर्ड्स का मीनिंग आना शुरू हो जाएगा। लास्ट मोमेंट पे अपनी वोकैबुलरी चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, तो या तो इसकी टेंशन मत ही लेना बिल्कुल। एंड अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है देन आप अपनी इन जनरल वोकैबुलरी अच्छी करो, तभी आप जाके अपना वर्बल एबिलिटी में अच्छा कर पाओगे। वर्बल एबिलिटी में सिंपल बात है यार, वो आपको चेक करना है कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितना आपको नए नए वर्ड्स के मीनिंग पता है एंड कितना आपको एक एक पैराग्राफ को पढ़ना आता है, क्या उससे आप इन्फ्रेंस ले पाते हो, क्या आप उसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कर पाते हो। इसलिए इसकी जो कट ऑफ होती है काफी हाई होती है, मतलब इन तीनों जो सेक्शन है उसके कंपैरिजन में थोड़ी हाई होती है, ज्यादा हाई नहीं है। 17-20 क्वेश्चन मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होता है, तो 17-20 क्वेश्चन काफ़ी अचीवेबल टारगेट है इन वर्बल एबिलिटी ऑल्सो। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हो, इनके बेस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। एंड
इस वीडियो के लिए यही सब कुछ है। मैंने आपको जो भी चीज़ें सारी बता दी हैं बेस्ड ऑन ये, कुछ भी चीज़ें मैंने ऐसे ही नहीं बताई हैं आपको, जो क्वेश्चन नंबर्स भी हैं वो मैंने बाकायदा चेक करे हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके आए थे पिछले सालों में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, इनको आप स्क्रीनशॉट लो एंड आई होप ये आपको हेल्प करेंगी। एंड दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो देन प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।